जब दुनिया समझ रही थी कि ईरान सिर्फ एहतजाजी बयानात तक महदूद रहेगा, तब तेहरान ने तारीख को झंझोड़ के रख दिया। एक ऐसे वक्त में जब इसराइल ने ईरान के दिल पे हमला किया, साइंसदानों, जनरल्स और शहरियों के खून से ज़मीन रंग दी, ईरान ने भी वही ज़बान अपनाई जो उसे सिखाई गई। आतिश, आहिन और अंजाम। तल अबीब में धमाकों और फ़ज़ा में गिरते F-35 और ईरान के वादा-ए सादिक सोम ऑपरेशन का बर्क रफ्तार तसलसल। यह ना सिर्फ एक अस्करी जवाब था बल्कि एक नजरियाती ऐलान भी कि ईरान अब बदला लेगा। उसी मंजरनामे में ईरान ने दुनिया को चुनकर जवाब दिया। तो रूस को शुक्रिया अदा करके उसने वाजे कर दिया कि उसकी पुष्ट पर एक आलमी ताकत है जो इजरायली इक़दामात को इश्तियाल अंगेज समझती है। और पाकिस्तान, इस बार तेहरान ने एक खामोश साथी के तौर पर पाकिस्तान को देखा। ईरान ने उन अरब रियासतों और मगरबी इत्तहादियों को फरामोश कर दिया जो दोगली जबान बोलते रहे और उनका नाम तक नहीं लिया। नाम लिया पाकिस्तान और रूस का, जो इसराइल के दिफा में अमेरिका के साथ शरीके जुर्म बने। उन सब को फरामोश करते हुए सिर्फ दो ताकतों का नाम अपने साथ लिया। यह महज हमला या जवाबी कार्रवाई नहीं, एक आलमी बयानिए का तसादुम है। तेहरान अब महज अपना दिफा नहीं कर रहा, वो ये ऐलान कर रहा है कि मशरक़ वस्ता की तकदीर किसी एक मेज़ पर बैठे चंद ताकतवरों के फैसलों से तय नहीं होगी। इसराइल के मिसाइल अगर तेहरान की छत पर गिरते हैं तो ईरान के खैबर मिसाइल तल अबीब के कल्ब पर बरस सकते हैं। दुनिया अब जान चुकी है कि यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बयानिए वकार और बका की जंग बन चुकी है। और ईरान ने यह जंग अपने अंदाज से, अपने वक्त पर और अपने उसूलों पर लड़ने का आगाज कर दिया। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इसराइल के इब्तदाई हमले में जहां तेहरान, असफ़हान और तबरेज़ जैसे शहरों की अहम फौजी तनसीबात और जौहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया, वहीं ईरान के कई मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स भी बुरी तरह मुतासर हुए थे। इब्तदाई तौर पर बहुत से सवालातों ने जन्म लिया कि ईरान ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई क्यों न की, ईरान खामोश क्यों रहा। उन हमलों का मकसद जो था, जो इसराइल की तरफ से किए गए, वो ईरान की ज़मीनी जवाबी सलाहियत को महदूद करना था। लेकिन ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इसराइल और उसके इत्तहादियों को हैरान कर दिया। समुंदर की गहराइयों से हमला करके ईरान ने अपनी नई डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज फतह क्लास सबमरीन के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ये आबदोज ईरान की खुद साख्ता आबदोजों में से सबसे ज्यादा जदीद तस्वुर की जाती है, जो न सिर्फ गहरे पानी में तवील वक्त गुजार सकती है बल्कि उसमें इंटीग्रेटेड मिसाइल फायरिंग सिस्टम भी मौजूद है। फतह क्लास आबदोजें 600 टन वजनी हैं और उन्हें ईरान की नेवी ने खलीज फारिस और बहेरा ओमान में गश्त के लिए तरतीब दिया। लेकिन हालिया झड़पों में उनका किरदार कहीं ज्यादा अहम और अमली हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने फतह 4 नामी नई मॉडल आबदोज से सतह समुंदर के नीचे से कम 2 मिसाइल इब्तदाई तौर पर फायर किए, फिर 2 बाद में किए और फिर यके बाद दीगरे मिसाइल फायर किए, जो इसराइल की शिमाली हुदूद की तरफ रवाना हुए। उन मिसाइलों की परवाज ने इसराइल के दिफाई निज़ाम को चौंका दिया, क्योंकि उनकी लॉन्चिंग पोजीशन का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं रहा था। फतह क्लास सबमरीन की खास बात यह है कि यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल गालिबन खुरमशर या कदर तर्ज के बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो लॉन्च करने की अहलियत रखती है और इसे छोटे हार्बर से भी खुफिया तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। यह कदम ईरान की उस हिकमत अमली का हिस्सा था जिसके तहत वह दुश्मन के लिए मुतबादिल लॉन्चिंग पोजीशंस पैदा कर रहा। जमीन से निशाना बनाने की सलाहियत महदूद होने पर ईरान ने समुंदर को एक मुतहर्रिक प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया। आबदोज से फायर किए गए मिसाइल न सिर्फ इसराइल के दिफाई हलकों को परेशान कर गए बल्कि ये दुनिया को एक पैगाम दे गए कि ईरान के पास जवाबी हमले के लिए कई जहतें बाकी हैं, जमीन, फजा और अब समुंदर। तबाही के बावजूद ऐसा मौसर और हमा जहद जवाब दिया कि न सिर्फ इसराइल के स्ट्रेटेजिक असासे हदफ बने बल्कि जदीद तरीन F-35 जंगी तैयारे भी ईरानी दिफाई निज़ाम की जद से न बच सके। और तो और ईरानी जराए ने यह दावा किया कि मार गिराए गए तैयारों में से एक की खातून पायलट को जिंदा गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक ऐसा मंजर जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट में भी शायद गैर हकीकी समझा जाता। एक तरफ पाकिस्तान था जिसने 4.5 जनरेशन के स्टेल्थ तैयारों को मार गिराया था और दुनिया के अंदर एक तारीख रकम की थी कि ये जदीद तरीन तैयारों में से सबसे पहले अगर किसी ने मार गिराया तो पाकिस्तान ने गिराया। ईरान ने 5वीं जनरेशन के तैयारों को मार गिराया। इस पूरे मंजरनामे में अब ये देखा जा रहा है कि ईरान की हिमायत किसने की, ईरान के साथ कौन जुड़ा। इस पूरे मंजरनामे में जो सबसे नुमाया चीज उभर के सामने आई है वो ईरान का तैयार करदा बावर 373 दिफाई निजाम है। एक मकामी सतह पर बनाया गया तवील फासले तक मार करने वाला रोड मोबाइल
सतह से फजा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम। ईरान ने इसे रूसी S-300 के हम पल्ला करार दिया, क्योंकि ईरान के पास रूसी दिफाई निज़ाम S-200 मौजूद है, लेकिन उसने मकामी तौर पर भी अपना दिफाई निज़ाम तैयार किया। इसकी ताज़ा तरीन कारकर्दगी ने इसे महज दावे से हकीकत की सरजमीन पर ला खड़ा किया। बाबर 373 ने न सिर्फ इजरायली F-35 जैसे स्टेल्थ तैयारे को लॉक किया, बल्कि कामयाबी से निशाना भी बनाया। उस कामयाबी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ईरान ने अपनी अस्करी खुद कफालत को महज दिफा तक महदूद नहीं रखा था, बल्कि एक जारहियत का एक फाल और तैयार हिकमत अमली का भी आगाज किया था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही, ये एक पैगाम बन चुका है कि अगर तुम्हारे पास हथियार हैं तो हमारे पास भी इरादा है। अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी जदीद है तो हमारी नजरें भी बेदार हैं, और अगर तुम हमला करोगे तो जवाब ना सिर्फ आएगा बल्कि याद भी रखा जाएगा तुमने सोए हुए शेर को झंझोड़ा, जिसको बैरूनी दुनिया बार बार ये कहती रही मर चुका, हिम्मत खत्म हो चुकी, अब इसके आसान खता हो चुके, अब ये कभी पलट के वार नहीं करेगा। उसने कहा हमने नहीं किया था, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हम बर्दाश्त की इंतहा तक पहुंचे, लेकिन तुम ये समझ बैठे हो कि तुम दबा दबा के जेरे जमीन दफन करना चाहोगे तो फिर हम भी उठेंगे। बाबर 373 की तफसीलात पे अगर नजर डालें तो ये सिर्फ एक दिफाई निज़ाम नहीं है, बल्कि ईरान की खुद इंसारी टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और स्ट्रेटेजिक बसीरत की अलामत बन चुका है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर दिफाई निज़ाम मौजूद था तो इब्तदाई तौर पर हमले क्यों ना रोके। उस वक्त पीठ पे छुरा घोंपा गया। अमेरिका को यह मालूम था कि इसके साथ हमारा जो है वो छठा दौर चलना है मुज़ाकरात का। मुज़ाकराती दौर मस्कत के अंदर होना था। मुज़ाकराती दौर जब हो तो इसका मतलब ये कि अमेरिका गारंटर बना हुआ है कि जब तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होते तब तक कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन यह बताया जाता है कि हमले से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिस पे ट्रंप का यह कहना था कि अभी हमले का वक्त नहीं, अभी वक्त दिया जाए, जिस पे आगे बेंजामिन नेतन्याहू ने इनकार किया। और फिर यह बताया जाता है कि हैंगअप किए गए मोबाइल, वो पटके गए हैं, जिसके बाद इजराइल की तरफ से हमला किया गया और अमेरिका अब सिफारती पोजीशन पे इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर इब्तदाई तौर पे ट्वीट्स उसके बारे में आना शुरू हो गई। लेकिन इस सब के बीच में एक किरदार एक और मुल्क ने अदा किया, पीठ में छुरा घोंपने वाला। एक तो गारंटर बना अमेरिका, और अमेरिका के गारंटर होने के बावजूद यह हमला हुआ। दूसरा भारत के जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये सारी रैकी की मोसाद के साथ मिलकर। जहां दुनिया ने रूसी S-300 और अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को मायार समझा, वहीं पे जब ईरान ने यह कहा कि ये हमारी पीठ पे तो छुरा घोंप दिया गया, हमें तो दगा दिया गया, फिर उसने अपनी चीजें एक्टिव की जो उसके पास बची हुई। बाबर 373 के जरिए उसने अपना एक नया मायार कायम किया। बाबर 373 तवील फासले तक निशाना बनाने की सलाहियत की नुमाया खुसूसियात रखता है, और इसकी अहम तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत है। इस निज़ाम की बाज़ाब्ता ऐलान करदा मार करने की हद 250 किलोमीटर है, जबकि बाज़ राय के मुताबिक ये 400 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह कि यह निज़ाम ना सिर्फ सरहद के करीब बल्कि दुश्मन की गहराई में मौजूद तैयारों, ड्रोन्स या क्रूज मिसाइलों को भी आसानी से निशाना बना सकता है। यह सलाहियत इसे सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि दिफा की जारहाना बर्तरी में तब्दील करने वाला हथियार बनाती है। वही हथियार जिसने जदीद तरीन F-35 तैयारों को निशाना बनाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। एक तरफ पाकिस्तान ने तमाम की तमाम राफेल की इंडस्ट्री जो थी उसको गिरा के नीचे पटखा, दूसरी तरफ अब अमेरिका की जो इंडस्ट्री है तैयारों की, जिसका F-35 एक सिग्नेचर तैयारा है, उसको ज़मीनबोस किया है। तल अवीव के आसमानों पे उड़ते तैयारे जब इधर को बढ़े और वो ज़मीनबोस हुए तो ये सिर्फ स्टील नहीं गिरा, बल्कि उसके साथ एक एतमाद और बालादस्ती का ख्वाब भी ज़मीन में दफन हुआ है। आज महज एक मिसाइल सिस्टम नहीं रहा बाबर 373, बल्कि वो एक पैगाम बन चुका है, ऐसा पैगाम जो फ़ज़ाओं में भेजा गया और ज़मीन पर सुना गया। बाबर 373 की असल कुव्वत उसके रडार और बैक वक्त कई अहदाफ से निपटने की सलाहियत में पोशीदा है। ये सिर्फ एक लॉन्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज़हीन दिफाई निज़ाम है जो मैदान जंग में एक साथ कई महाजों के ऊपर नज़र रख सकता है और बैक वक्त कई दुश्मनों को निशाना बना सकता है। ये निज़ाम बैक वक्त कितने दुश्मनों को निशाना बना सकता है, ये भी एक सवाल है। 60 अहदाफ जो है वो ट्रैक करने की इसमें सलाहियत है, यानी फ़ज़ाओं में उड़ते हुए दर्जनों तैयारे, क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल, हत्ता के ड्रोन्स भी इसकी निगाहों से ओझल नहीं रहते। सिर्फ निगरानी नहीं, इनमें से 6 ऐसे अहदाफ को बैक वक्त निशाना बनाने और तबाह करने की ताकत रखता है जो वो फौरी खतरा समझे। ऐसी महारत रिवायती मिसाइली जो निज़ाम है उसके अंदर शाज़ो नाज़र ही देखी जाती है। इस सारे निज़ाम की बुनियाद इसका एक रेडार जो मेराज 4 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, यानी ऐसा रेडार है जो जदीद तरीन रेडार टेक्नोलॉजी जो है ईरान के हाथों में खासी महारत इख्तियार कर चुकी है।
जिसकी मदद से मेराज 4 जो है वो रडार 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के अहदाफ को तलाश भी कर सकता है, लॉक भी कर सकता है। ये रडार किसी एक सम्त में नहीं बल्कि पूरे दायरे में देखने की सलाहियत रखता है। वही मरऊब कुन निगाह जो दुश्मन को जमीन पर उतरने से पहले देखे और उससे पहले वो हमला कर दे, खुद उस पर कहर बन के टूटे। बावर 373 ने जिस तरीके से इजराइल के F-35 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे को ना सिर्फ ट्रैक किया बल्कि निशाना बनाया, वो महज एक तकनीकी कामयाबी नहीं बल्कि जंगी बर्तरी के नए दौर का आगाज है। ये निज़ाम अब खाली ईरान की हिफाजत का ज़ामन नहीं बल्कि पूरी मुज़ाहमती कुव्वत की ढाल बनता है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे, क्या हुआ 2 तैयारे गिरा दिए, इतना नुकसान तो ईरान ने कर लिया। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि ईरान के साथ कौन खड़ा, इसराइल के साथ कौन खड़ा। पुश्त पे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, फिर उसके ऊपर हमला करने वाले जो भी मुल्क है उसके मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने वाले कौन कौन से ममालिक हैं। आप ये देख लीजिए रास्ते के अंदर जितने ममालिक पड़ते हैं, रीफ्यूलिंग उसकी कहाँ से होती रही, जॉर्डन का उसके अंदर क्या किरदार है, जर्मनी का भी हालिया क्या किरदार है, ये सारे किरदार आपके सामने। ईरान के साथ क्या? तो इसका मतलब ये कि आपने जिसको कमज़ोर पहलवान समझा था उसने उठ के ऐसा थप्पड़ गाल के ऊपर रसीद किया है कि औसान खता हुए बैठे। खुद इन्हसारी, तकनीकी खुद मुख्तारी और जदीद जंगी महारत का पैगाम दिया गया इस बावर 373 से। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से मिसाइल कौन से फायर किए गए। ये सयाद B4 मिसाइल इस्तेमाल करता है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के फासले पे दुश्मन को जान लेने की है। 32 किलोमीटर की बुलंदी तक किसी भी तैयारे, ड्रोन या मिसाइल को रास्ते में रोकने की भरपूर सलाहियत रखता है। इतनी बुलंदी पर मौसर कार्रवाई करना महज एक हदफ को मारना नहीं होता बल्कि दुश्मन के एतमाद को गिरा देना होता है। ये एक मुकम्मल मोबाइल सिस्टम है। मैदान जंग में जहां खतरा हो वहीं पे इसको पहुंचा दिया जाएगा। यानी ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर, व्हील्स इस पे नस्ब हैं जिन्हें सड़कों पे आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है, जिसकी बदौलत ये निज़ाम महज एक मकाम पे मुतहरिक नहीं रहता। यानी अगर आप ये समझें कि मैं मिसाल दूं, बावर 373 अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो और फ़र्ज़ करें मॉल रोड के ऊपर है, तो बहुत सारे निज़ाम ऐसे हैं जो वहीं के ऊपर होते हैं, फिर उनकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है, वो टाइम टेकिंग होती है। लेकिन अगर ये आपको मालूम पड़े कि मॉल रोड के ऊपर था तो अगले आधे घंटे में ये मॉल रोड से सफ़र करते हुए ये आपको कलमा चौक के करीब भी दिखाई देगा। तो यानी ये आसानी से मूव हो सकता है। तो अगला वार कहाँ से होगा, कौन सा होगा, कौन सा हदफ कब लॉक किया जाएगा, ये फिर दुश्मन को पता नहीं चलता। सबसे बढ़कर ये निज़ाम ईरान के मुकम्मल अंदरूने मुल्क तैयारी का सबूत है। S-300 जो है ये उसके हम पल्ला बताया जाता है। अमरीकी या चीनी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया गया, कुली तौर पे ईरानी तख्लीक है जो इस बात की दलील बन चुकी है कि ईरान ना सिर्फ जंगी मैदानों में खड़ा है बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी में खुद कफील है, जब पूरी दुनिया के अंदर उस पर पाबंदियां लगी हुई हैं। वक्त आने पर फैसला जो है अब वो बावर 373 के जरिए होगा। सिर्फ ये ईरान का मुहाफिज नहीं बल्कि दुश्मन के गुरूर को तोड़ने वाला एक खामोश हथियार बन चुका है। ये वाज़े इशारा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं रहा बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ऐलानाती सुतून बन चुका है। इसकी नई अपग्रेड जो शक्ल है वो बावर 3732 भी है। सयाद 4B मिसाइल के साथ ना सिर्फ दुश्मन को 300 किलोमीटर से दूर रोकने की ताकत रखता है बल्कि अपनी एक्सटेंडेड ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन रेंज के जरिए दुश्मन की परवाज को अभी तसव्वुर ही में कुचल देता है। जैसे रूसी निज़ाम S-400 है या पैट्रियट निज़ाम है या फिर अमरीकी थार्ड निज़ाम है, ये इस जैसी दिफाई ढालों के बराबर समझा जा रहा है क्योंकि आजमा लिया गया, तब तो समझा जाएगा। अगर दुश्मन ये समझता है कि उसकी मुकम्मल अजारादारी फ़ज़ा में है तो ये उसका जवाब है। फिर इसकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो इसकी डेटरेंट रोल है। जब दुश्मन ये जान ले कि उसका F-35 भी किसी महफूज आसमान पे नहीं उड़ रहा तो वो हमला करने से पहले कई बार सोचता है। अब ये सोच में पड़ चुका है इजराइल। बहुत सारे लोग अब ये भी आरा रखते हैं कि यार इतना अगर इजराइल के ऊपर हमला हो गया, जितनी तबाहकारी उसकी बताई जा रही है, तो फिर अगर इतनी हुई होती तो क्या इजराइल अब खामोश हो जाता? क्या पल भर में इसने सब कुछ उड़ा दिया उसका? ये उसकी वजह है जिसकी वजह से अब तैयारे जो हैं वो कतरा रहे हैं यहाँ आने से। मिसाइल ज़रूर आ सकते हैं, मिसाइलों की एक बड़ी खेप जो है वो ईरान के ऊपर मजीद हमलावर हो सकती है इजराइल की तरफ से फेंके जाने वाले, लेकिन अब वो कब की जाएगी ये एक सवाल है। दूसरी बात अगर ये देखी जाए, बावर 37 की बुनियादी साख पे कई हलकों में एतराज़ात ज़रूर उठे थे,
खास तौर पे इसे रूसी S-300 पे मबनी करार दिया जाता था, जो एक वक्त में ईरान को देने से रोक दिया गया था। मगर फर्क यह है कि जहां S-300 एक दरामदशुदा निजाम था, वहीं बावर 373 मुकम्मल तौर पे ईरानी मट्टी जहन और साइंटिस्ट का पैदा करता है। ये वही निज़ाम है जिसे ईरान अब F-35 जैसे जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारों के खिलाफ मौसर इस्तेमाल कर रहा है। चाहे आलमी माहिरीन इन दावों से इख्तलाफ रखें, ईरानी फौज के हालिया बयानात और मुबैना फतवाहात इन दावों की बाज़गश्त को तेज़ तर कर चुकी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये नई ताकत पैदा कर चुका है। ईरान के हालिया बहरान के दौरान जहां एक तरफ इजराइल के खिलाफ जवाबी हमलों की लहर जारी थी, वहीं दूसरी तरफ इकदाम क्या उठाए गए। सिर्फ यही ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया, अंदरूने मुल्क सिक्योरिटी इदारों ने एक और महाज पे खामोश मगर फैसला कुन कार्रवाई की। ईरानी वजारत इत्तलात और पासदारान इनकलाब ने एक मुश्तरका ऑपरेशन के तहत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया, जिन पर इल्जाम यह था कि वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और भारतीय एजेंसी रॉ के लिए मुखबरी कर रहे हैं। ईरानी सरकारी जराये के मुताबिक अब तक 14 भारतीय शहरियों समेत 38 अफराद हिरासत में लिए गए, लेकिन मजमूई तौर पर बताया जाता है कि यह तादाद सैकड़ों के अंदर है। इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्हें ईरान के सरहदी रियासतों, खासतौर पर बलूचिस्तान, सिस्तान और खुरासान के इलाकों से गिरफ्तार किया गया, जहां माजी में भी गैर मुल्की खुफिया नेटवर्क के असरात देखने में आ चुके हैं। गिरफ्तार शुदगान में कुछ वो अफराद भी शामिल हैं जो बतौर असातिज़ा, इंजीनियर्स या सकाफती नुमाइंदे ईरान के अंदर मुकीम थे, मगर खुफिया तौर पर अहम तनसीबात, फौजी नकलो हरकत और जौहरी साइट्स की मालूमात मोसाद या रॉ को फराहम करते रहे। हुक्काम का दावा यह है कि बाज़ भारतीय बाशिंदों ने अफगानिस्तान और ओमान के जरिए ईरान में दाखिल होकर राबिता नेटवर्क कायम किए, जबकि मोसाद के लिए काम करने वाले ईरानी शहरियों का नेटवर्क खास तौर पर तेहरान, असफहान और कुम के अंदर सरगर्म था। उनमें से बाज़ के कब्ले से सैटेलाइट फोन्स, कड़ी निगरानी के आलात और खुफिया कोड्स पर मुश्तमिल डायरीज भी बरामद हुई हैं। ईरानी ज़राए अबलाग ये कहते हैं कि इस कार्रवाई को ऑपरेशन सराब शिकन का नाम दिया गया है। सराब मतलब धोखा, यानी अब धोखे को मारने का नाम दिया गया है, धोखे के मुतबादिल का नाम दिया गया है कि ये तुम्हारा मुतबादिल है, एंटी सराब मिशन है ये, जिसका मतलब ये है कि वहम को चकनाचूर कर देना। वजारत इत्तलात ने बयान ये दी कि इन गिरफ्तार अफराद के खिलाफ जल्दी बाज़ाब्ता मुकदमा चलाए जाएंगे और अगर इन पे इल्जामात साबित हुए तो फिर सख्त सजाएं होंगी जो पूरी दुनिया में सुनाई देंगी और दिखाई जाएंगी। ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में हुई जब ईरान को अपनी दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शदीद दबाव का भी सामना था, सवालात उठ रहे थे। ईरान ने बार बार दावा किया कि इसराइल और भारत जो है वो अब ये है खुफिया जंग चला रहे हैं। अब ईरान को ये भी समझ आई कि खत्ते के अंदर कौन कौन से ममालिक जो है वो उसके लिए अहम हो सकते हैं। मकामी मुखबर, गैर मुल्की एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाना अब ईरान के ऊपर वाज़े हो रहा है। अब जबकि ईरान ने इन नेटवर्क्स पे कारी ज़रब लगाई है, तो ये मुमकिन है कि मोसाद और रॉ की रसाई ईरान में काफ़ी हद तक महदूद हो जाए, कम अज़ कम वक्ती तौर के ऊपर। लेकिन रुख कहीं और भी मोड़ा जा सकता है। ईरान ने हालिया इजरायली हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के तनाजुर में सिर्फ रूस और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उसके पीछे एक वाज़ेह जोग्राफियाई, सिफारती और स्ट्रेटेजिक पस मंज़र है जो आम खबरों से कहीं ज़्यादा गहरा और बारीक है। ईरान ये जानता है कि आलमी ताकतों में सिर्फ चंद रियासतें ऐसी हैं जो उसके नुक्ता नज़र को ना सिर्फ समझती हैं बल्कि दबे लफ्ज़ों में उसकी खुद मुख्तारी और रद्द-ए-अमल को जायज़ दिफा के दायरे में देखती हैं। रूस का शुक्रिया अदा इसलिए किया गया क्योंकि मॉस्को ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे इजरायली जारहियत के खिलाफ ईरान की पोजीशन का दिफा किया। रूसी वजारत खारजा ने इजरायली हमलों को इश्तियाल अंगेज और खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ाने वाला कदम करार दिया, जिससे ईरान को अखलाकी और कानूनी जवाज़ मिला कि वह अपनी सरजमीन, क़यादत और तनसीबात के खिलाफ जारहियत पर रद्द-ए-अमल दे। रूस ने साथ ये भी वाज़ेह किया कि ईरान की दिफाई सलाहियत को चैलेंज करने वाले ममालिक बिलखुसूस इजराइल खुद आग से खेल रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया ना सिर्फ हिमायत पे किया है बल्कि इसलिए भी किया कि पाकिस्तान ने गैर एलानिया तौर पे सिक्योरिटी, फ़ज़ाई हुदूद और मालूमात के हवाले से सहूलत देने की पेशकश भी की थी। और बताया जाता है कि ईरान से इजहार यकजहती पाकिस्तान ने किया और खत्ते में किसी भी नए महाज को खोलने से इज्तनाब बरतने पर जो जोर दिया जा रहा था, उस बारे में ये कहा कि हक़ दिफा आपका तो है। पाकिस्तान की गैर जानिबदार मगर ईरान के लिए हमदर्दाना पोजीशन ने तेहरान को आलमी सतह पर तन्हाई के एहसास से निकाला और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में अगर किसी एक मुल्क ने बोला तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल ने जारहियत की और फिर बंद दरवाज़ों के पीछे जो पैगाम दिए गए हैं उससे पाकिस्तान जो है क्या वो खामोश तमाशाई बना रहेगा? इस वक्त जहाँ पे बहुत सी अरब रियासतों, मगरबी इत्तेहादियों का ईरान ने शुक्रिया अदा नहीं किया जिन्होंने बज़ाहिर अमन की बात की मगर दरपर्दा इजराइल के दिफाई निज़ाम में मदद की या अमरीकी मौजूदगी की सहूलत फराम की। ईरान के नज़दीक ऐसे ममालिक की मुसालहती ज़ुबान असल में वो अमी का मुजाहरा है जिससे सिर्फ इजराइल का हौसला बढ़ा है।
चुनाचे रूस और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो न सिर्फ खित्ते के तस्वीराती तवाज़ुन को समझ रहे हैं, बल्कि ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम को बैनुल-अक़वामी उसूलों से जोड़ रहे हैं, उन्होंने तेहरान को यकीन दिलाया तो तेहरान ने अपना अखलाकी और सिफारती सहारे के तौर पे उनके वज़न को जो है वो अपने पलड़े के अंदर महसूस किया। अब जहाँ पे ये जवाबी तौर पे हमले हुए, वहाँ पे मुख्तलिफ आवाज़ें और भी उठ रही हैं कि आखिर में ईरान का साथ कौन दे रहा है। ईरान की कमर तोड़ने के दावे तो बहुत थे, लेकिन ये टूटी कमर तो नहीं है, ये तो तवाना जिस्म है, ताकत पूरी है, ईमान की ताकत, जज्बे की हुर्रियत। वो जो हमला आवर हुई है, मकाम कहाँ पे इंतहा तक पहुँचाएगा, वही अब देखना बाकी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।